नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का जीएस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा जो पिछला चैप्टर था वो था राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं आज, और उससे जुड़े हुए कुछ जो एमसीक्यू है उनको वापस सॉल्व करते हैं। उनके संबंध में जो भी अवधारणाएं हैं उनको स्पष्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित होगा, अभी जो हमारा आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर का जो पेपर था, उस पेपर को देखने के बाद एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि राजनीति विज्ञान में अब सवालों की प्रकृति और आयाम दोनों में परिवर्तन आ रहे हैं। तो अब आपको आपका जो टॉपिक है उसको रटने के साथ साथ उसको समझना होगा। उससे जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में अपनी एक समझ विकसित करनी होगी, और उस टॉपिक के आपको दाएं और बाएं दोनों है वो चीज़ें देखकर आपको है वो पेपर सॉल्व करना होगा। तो अभी तक हम जो हमारे एमसीक्यू थे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या संभावित है आ सकते हैं, उनके बारे में जो जुड़ी हुई अवधारणाएं थी उन अवधारणाओं को देखा और उनको स्पष्ट किया। तो आज वापस, जैसे पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ा था कि राजनीतिक विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें एक विकासशील समाज विकसित समाज की विशेषताओं को ग्रहित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और इसमें ये ऐसा माना जाता है कि उदार लोकतंत्रीय जो व्यवस्थाएं हैं, जो आंग्ल अमेरिकी व्यवस्थाएं हैं, वो उनके लिए आदर्श है। तो उसी से जुड़ी हुई एक संकल्पना है राजनीतिक संस्कृति। तो आज राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति दोनों से जुड़े हुए जो एमसीक्यू है उनको हम देखते हैं। तो हम चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज वो स्क्रीन पर है। जैसे सवाल है कि किस राजनीतिक विचारक का ये मानना था कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण में संबंध क्या है। अर्थात कौन सा विचारक ये कहता है कि राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थाकरण का योग है। तो सबसे पहले राजनीतिक आधुनिकीकरण को देखते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ है कि एक व्यवस्था जो अपने नवीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहती है। और राजनीतिक संस्थाकरण का अर्थ होता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न संरचनाओं का जो ढांचा है उस ढांचे को आधुनिक करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें से किस विचारक का यह कथन है? डेविड एप्टन ने यह विचार नहीं रखा है, एडवर्ड सिल्स के द्वारा यह विचार नहीं रखा गया है, या C.H. डोड, उन्होंने भी यह विचार नहीं रखा है। एक विचारक थे हेलियो जगवराइब, वो ये कहते हैं कि राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण का जोड़ है। ठीक है, तो अब राजनीतिक आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? राजनीतिक आधुनिकीकरण के कई अर्थ लिए जाते हैं। जैसे एक राजनीतिक व्यवस्था के जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा विवेकशीलता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उस राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक विभेदीकरण तेजी से होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार की संरचनाएं अस्तित्व में आती है और उन संरचनाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकार्यों का संपादन किया जाता है। और तीसरा इसका अर्थ है राजनीतिक क्षमता में या जो सामर्थ्य है, उस क्षमता या सामर्थ्य में एक राजनीतिक व्यवस्था की जो क्षमता है उस क्षमता में तेजी से वृद्धि होती है। तो इसको हम कहते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण।
ये सारी की सारी प्रक्रिया विवेकशीलता के आधार पर निर्णय लेना, उस राजनीतिक व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के द्वारा संपादित करना और राजनीतिक व्यवस्था की समता या सामर्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। वो राजनीतिक व्यवस्था मांगों का मुकाबला करने में सक्षम होती है। तो ये तो रहा राजनीतिक आधुनिकीकरण। और संस्थाकरण का अर्थ है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि होती है, अर्थात समाज के सभी क्षेत्रों का या समाज के सभी लोगों का राजनीति में प्रवेश सुनिश्चित होता है। प्रतिनिधित्व बढ़ना लोगों का, ऐसी स्थिति जिसमें एक राजनीतिक व्यवस्था के सभी लोगों का केंद्रीय राजनीति में प्रवेश होता है। हर क्षेत्र से, चाहे वो सीमांत क्षेत्र हो या दूर का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, उसकी राजनीति में प्रवेश बढ़ती है। राजनीतिक गत्यात्मकता में वृद्धि होती है। राजनीतिक गत्यात्मकता में वृद्धि होती है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कहा जाता है राजनीतिक संस्थाकरण। इसी संदर्भ में हेलियो ज़गराइब का मानना था कि राजनीतिक विकास इन दोनों का, राजनीतिक आधुनिकीकरण का और राजनीतिक संस्थाकरण का योग है, या अपन कह सकते हैं कि इनका जोड़ है। तो ये जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा राजनीतिक विकास की काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो कोई भी अगर अगला एग्जाम है तो उसमें सवाल के रूप में संभावित है ये स्टेटमेंट कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थाकरण का जो जोड़ है, जो योग है, वो राजनीतिक विकास कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि राजनीतिक अवरोध की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। अब सवाल उठता है कि ये राजनीतिक अवरोध है क्या? राजनीतिक अवरोध का सीधा सा अर्थ है कि किसी देश का जो राजनीतिक ढांचा है, वो राजनीतिक ढांचा तो काफी मॉडर्न होता है, उसमें आधुनिकता का समावेश होता है। राजनीति से जो जुड़ी हुई जो सारी संरचनाएं हैं वो अपने आधुनिकृत रूप में होती है, लेकिन उसकी तुलना में जो सामाजिक ढांचा है, वो सामाजिक ढांचा उतना आधुनिक नहीं होता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि उसमें फिर बैलेंस नहीं हो पाता है और एक तरह से राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में रुकावट आती है, उसमें बाधा पहुंचती है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक विकास तभी होगा जब राजनीतिक ढांचे के साथ साथ में जो सामाजिक ढांचा है, जो सांस्कृतिक ढांचा है, जो आर्थिक ढांचा है, वो भी क्या होना चाहिए? आधुनिक होना चाहिए। तभी राजनीतिक विकास की जो संकल्पना है, जो प्रक्रिया है, वो वहां पर संपादित होती है। अन्यथा वहां पर राजनीतिक विकास नहीं होकर वहां पर राजनीतिक अवरोध की स्थिति होती है। तो ये जो राजनीतिक अवरोध की जो संकल्पना है, ये संकल्पना दी गई है आइजनस्टीन के द्वारा। एडवर्ड सिल्स है, वो राजनीतिक विकास के 5 अनुक्रम बताता है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक विकास में अवस्था होती है, राजनीतिक विकास का क्रमिक रूप चलता है। मायरन विनर ने भी राजनीतिक व्यवस्थाओं या संरचनाओं का अध्ययन किया है जो भारत के संदर्भ में है। डेविड एप्टर के द्वारा भी राजनीतिक विकास की संकल्पना का अध्ययन किया गया है, लेकिन राजनीतिक अवरोध की जो संकल्पना है वो आइजनस्टीन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडवर्ड सिल्स ने विकास की प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को कितने आधार पर बांटा है? जैसे मैंने पिछले सवाल में यह कहा था कि एडवर्ड सिल्स भी राजनीतिक विकास संबंधी संकल्पना के एक प्रमुख विद्वान है,
और उन्होंने राजनीतिक विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जो विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका एक वर्गीकरण किया है कि उसमें विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है, किस प्रकार से निर्वहित होती है। तो उसमें जो पहला वो जो रूप बताता है वो कहता है राजनीतिक प्रजातंत्र। राजनीतिक प्रजातंत्र क्या है, उसका अर्थ हम आधुनिक लोकतंत्रीय व्यवस्था से ले सकते हैं, जहां प्रतिनिधित्व में वृद्धि होती है, लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, लोगों की राजनीति में जो प्रवेश है वो प्रवेश बढ़ता है, उसमें संरचनात्मक विभेदीकरण होता है, विभिन्न प्रकार के जो कार्य है वो संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं, सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की छूट होती है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो बढ़ता है। तो ये आधुनिक जो लोकतंत्रीय स्थिति है उसमें कहा जा सकता है, उसका उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा आता है अभिभावकीय या संरक्षणीय प्रजातंत्र। इसमें क्या होता है कि जो अभिभावकीय प्रजातंत्र है उसमें कार्यपालिका हावी होती है व्यवस्थापिका की तुलना में। कानून निर्माण का जो कार्य है वो कार्य व्यवस्थापिका या विधायिका के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो अभिभावकीय प्रजातंत्र है उस अभिभावकीय प्रजातंत्र में कानून निर्माण में भी हस्तक्षेप होता है कार्यपालिका, अर्थात सरकार शक्तिशाली होती है। तो एक तरह से ये प्रजातंत्र का वो प्रकार है जिसको अपन संरक्षकीय या अभिभावकीय प्रजातंत्र कह सकते हैं। एक है तीसरा आधुनिक अल्पतंत्र। इसमें क्या होता है कि जो शासन की जो शक्ति है वो एक छोटे से निकाय के हाथ में होती है, और वो छोटा निकाय है वो सारी की सारी शासन प्रक्रिया का, शासन व्यवस्था का अपने हितों के अनुसार संचालन करता है। और तीसरी है सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र, यानी कि शासन की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति, एक गुट या एक दल के पास रहती है। तो हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे नाजी दल थे या इटली में जो मुसोलिनी के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई थी वो उसका उदाहरण है। तीसरा आता है, पांचवा जो प्रकार है वो है परंपरागत अल्पतंत्र, अर्थात धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, इस विश्वासों के आधार पर अगर कोई सरकार अस्तित्व में आती है और उसके द्वारा शासन की समस्त शक्तियों को अपने हाथ में लिया जाता है तो वो होता है परंपरागत अल्पतंत्र। एक छोटा गुट तंत्र जिसमें परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर या रीति रिवाज के नाम पर शासन चलाया जाता है, शासन की समस्त जो शक्तियां हैं वो उसके हाथ में होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि लियोनार्ड बाइंडर ने 1971 में लिखित पुस्तक, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में विकास की किन विशेषताओं को शामिल किया है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कुछ विद्वानों ने राजनीतिक विकास के संदर्भ में कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं का, उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि वहां पर राजनीतिक संरचनाएं किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से राजनीतिक संरचनाओं के द्वारा वैधता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, और उन राजनीतिक संरचनाओं में सेना के द्वारा किस प्रकार से हस्तक्षेप किया जाता है, उनको नियंत्रित किया जाता है, या धार्मिक शक्तियां उनकी राजनीतिक शक्तियों को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। इन चीजों का हमने पढ़ा था। तो लियोनार्ड बाइंडर ने पाकिस्तान की व्यवस्था का अध्ययन किया था और उसके संबंध में अपना जो दृष्टिकोण है वो दिया। तो इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक में पॉलिटिकल डेवलपमेंट में विकास की किन विशेषताओं को शामिल किया गया है, कि किस प्रकार एक राजनीतिक व्यवस्था में पहचान की स्थिति में परिवर्तन आता है, व्यक्तिगत से सामूहिक प्रयास या अभिजन से समाज की पहचान, किस प्रकार की पहचान व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। वैधता की स्थिति में जो कार्य किया जाता है राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, उसमें वैधता की स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है।
राजनीतिक सहभागिता में कैसे परिवर्तन आ रहा है? क्या लोग राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय से निष्क्रिय हो रहे हैं, या लोगों की सक्रियता से निष्क्रियता बढ़ रही है, या फिर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के, लोगों के ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों की मात्रा में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है? तो ये जो चारों विशेषताएं हैं, ये चारों विशेषताएं लियोनार्ड बाइंडर के द्वारा 1971 में जो अपनी बुक्स उनके द्वारा लिखी गई थी, क्राइसिस एंड सीक्वेंसेज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसमें विकास की विशेषताओं में इनको शामिल किया है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, 1, 2, 3 और 4, ये चारों विशेषताएं इस आंसर में शामिल की गई है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इन कथन में कौन से कथन सही है। तो पहला ये है कि रिक्स का विकास सिद्धांत लुशियन पाई के समष्टि लक्षण पर आधारित है। वो 3 लक्षण बताता है, लुशियन पाई के द्वारा बताए जाते हैं कि समता, क्षमता और विभेदीकरण। सभी नागरिक समानता के अधिकार के साथ में भाग लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता, कैपेसिटी में है वो वृद्धि होती है, और संरचनाओं का विभेदीकरण पाया जाता है, और उन संरचनाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के है वो प्रकार या कार्य है वो संपादित किए जाते हैं। तो रिक्स ये कहता है, जो 2 लक्षण थे, समानता क्षमता और विभेदीकरण, इनमें से रिक्स के द्वारा इन दोनों पर सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। रिक्स इनको सबसे ज्यादा महत्व देता है, और वो ये कहता है कि इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, और संतुलन तभी संभव है जब वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद हो। अगर दोनों में संतुलन रहता है तभी राजनीतिक विकास की प्रक्रिया संपादित होती है। नहीं तो रिक्स ये कहता है, क्योंकि हमने ये देखा, वामपंथी समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, वो व्यवस्था में समता लाने का प्रयास करते हैं, और जो दक्षिणपंथी ताकतें होती है, शक्तियां होती है, या दक्षिणपंथी सरकार होती है, वो जो व्यवस्था की जो समता है उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। तो रिक्स ये कहता है कि राजनीतिक विकास तब भी संभव है जब इन दोनों में बैलेंस हो, संतुलन हो। अगर संतुलन नहीं है, दाएं बाएं की स्थिति है, और संतुलन बिगड़ने पर क्या होगा, वही जो विकास, राजनीतिक विकास है, वो एक स्थिति में फंस जाता है, और जिसको रिक्स ये कहता है कि ये एक विकास फंद की स्थिति हो जाती है। तो ये जो तीनों कथन हमने देखे हैं रिक्स के, जिसमें रिक्स के द्वारा व्यवस्था में संतुलन तभी माना गया है जब दोनों शक्तियां मौजूद हो और दोनों में संतुलन की स्थिति हो। अगर संतुलन नहीं रहा, ठीक है, तो राजनीतिक विकास की बजाय एक स्थिति होगी, और जिसको वो नाम देता है विकास फंद का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक हास पर चर्चा करते हुए अंतराल या खाई परिकल्पना का प्रतिपादन किया है? तो एक विचारक हुए हैं हंटिंगटन, जिन्होंने क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के संघर्ष के बारे में बात की है। वो ये कहते हैं कि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक जो सामाजिक गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता में विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है,
लोग राजनीतिक व्यवस्था से अधिक विकास की उम्मीद रखते हैं, तो वो एक सामाजिक गतिशीलता का परिणाम होता है। लेकिन हंटिंगटन ये कहता है उनकी जो उम्मीदें हैं विकास की और व्यवस्था की जो क्षमता है, उसके द्वारा उनकी वो उम्मीदों की जो समाधान करने की जो संभावनाएं है, उसमें गतिरोध होता है, उसमें अंतराल आ जाता है। जितनी उन्होंने अपेक्षाएं रखी है उतनी व्यवस्था में क्षमता नहीं होती है, व्यवस्था में सामर्थ्य नहीं होती है। तो जो उम्मीदों और संभावनाओं के बीच में एक खाई रह जाती है, एक अंतराल रह जाता है, एक गैप रह जाता है, जिसको हंटिंगटन ने नाम दिया है अंतराल या खाई। ये राजनीतिक विकास की जुड़ी हुई संकल्पना है जो उम्मीदों और संभावनाओं और व्यवस्था की जो क्षमता है उसके बीच की बात करता है। तो ये जो संकल्पना है ये हंटिंगटन की है। रिक्स की जो संकल्पना थी वो हमने अभी देखी, विकास फंड की बात करता है या उनके द्वारा विकास फंड की बात की जाती है। इन्होंने 5 प्रकार की राजनीतिक विकास से जुड़े हुए जो मॉडल है उन मॉडल की चर्चा की है। ऑर्गेन्स्की ने विकास के 4 स्तर बताए, वो अपन ने पहले है, वो जो हमारा पहली जो श्रृंखला थी एमसीक्यू की उसमें हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसिस फुकुयामा राजनीतिक व्यवस्थाओं या विकास के घटक किन को मानता है? द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो फ्रांसिस फुकुयामा की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा, जो अमेरिकी लेखक है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विकास के 3 घटक है। पहला है राज्य निर्माण, यानी कि राजनीतिक विकास क्या है, उसमें क्या क्या शामिल किया जा सकता है। तो फुकुयामा कहता है कि 3 घटक है। पहला है राज्य निर्माण। राज्य निर्माण का अर्थ होता है कि राज्य के द्वारा इतना शक्तिशाली होना कि वो उस राजनीतिक व्यवस्था में जनता के ऊपर अपना प्रभावी नियंत्रण रख सके, जनता की मांगों का समाधान कर सके और पूरे राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अगर ऐसी स्थिति है तो वो जो प्रोसेस होगा वो होगा स्टेट बिल्डिंग का, राज्य निर्माण का। दूसरा है विधि के अनुसार शासन। अगर सारी की सारी प्रक्रिया है, सारी की सारी प्रक्रिया है अगर कानून के अनुसार संचालित की जाती है, कानून की दृष्टि में सब समान है, कानून के ऊपर कोई नहीं है और कानून की सभी तक समान पहुंच है, तो वो अगर स्थिति है वो राजनीतिक विकास को इंगित करती है, अभिव्यक्त करती है, और वो है विधि का शासन। और तीसरा है उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन का अर्थ है ऐसा शासन जो जनता की मांगों का प्रत्युत्तर दे सके और वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। जनता स्वयं इस बात का निर्णय करे कि उन पर शासन कौन करेगा। अगर ये तीनों घटक है तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि वो राजनीतिक विकास की स्थिति है। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 4, 1 और 2 और 3। तीनों घटक सही है। राज्य निर्माण को भी मानता है फुकुयामा, राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में विधि का शासन भी माना जाता है और उत्तरदायी शासन या लोकतंत्र को भी माना जाता है। अगला सवाल है कि मॉरिस जोन्स ने भारत में राजनीति की कितनी भाषाएं बताई है? मॉरिस जोन्स ने 1971 में एक बुक्स लिखी थी जिसका नाम था भारत में भारतीय शासन और राजनीति, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने भारतीय राजनीति की चर्चा करते हुए ये कहा गया कि भारत में राजनीति की 3 भाषाएं हैं। पहली है आधुनिक,
मॉडर्न लैंग्वेज जो संविधान से जुड़ी हुई है, जो कानून की भाषा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, इस भाषा के तहत लोग अपने जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था के जो भी शासकीय संरचनाएं हैं, संस्थाएं हैं, ढांचे का कानूनी ज्ञान रखते हैं, तो वो उनके संवैधानिक ज्ञान को या उनके राजनीतिक ज्ञान को अभिव्यक्त करती है। और दूसरी जो भाषा है वो है ट्रेडिशनल, या इसको हम कहते हैं परंपरागत भाषा, जिसमें क्या होता है कि राजनीति में जो हमारे समाज के सामाजिक जो सांस्कृतिक जो तत्व है उसकी बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, भाषा की बात की जाती है, क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाती है, रीति रिवाजों से प्रथाओं से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाती है। इसलिए ये जो भाषा है ये कभी कभार क्या होता है, ये कभी कभार थोड़ी राष्ट्रीयता की विरोधी भाषा हो सकती है कि किसी धर्म के धार्मिक मुद्दे पर, किसी जातीय मुद्दे पर या किसी क्षेत्रीय मुद्दे पर स्थानीय राजनीति के द्वारा स्थानीय हितों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये थोड़ी एक संकीर्ण भाषा कह सकते हैं हम। और तीसरी भाषा है वो है संत महात्माओं की भाषा, जिसको हम नैतिकता की राजनीति या सेवा की राजनीति कह सकते हैं। और इसका भाषाओं का जो अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति का आध्यात्मिकरण हो। उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति मेरे लिए मृत्यु तुल्य है। तो नैतिकता विहीन राजनीति की गांधी जी के द्वारा कल्पना नहीं की गई है, और वो राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। राजनीति एक सेवा का जरिया है, जहां पर लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पूरा किया जाता है। तो वो हो गई सेवा की राजनीति। तो सबसे जो हम कहें कि अगर सर्वश्रेष्ठ भाषा है तो वो है संत महात्माओं की। विनोबा भावे की जो अवधारणा थी, या अगर हम प्राचीन काल में चलें तो अशोक का जो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने प्रजा कल्याण के जो कार्य किए थे, तो वो संत या महात्माओं की भाषा में उसको हम शामिल कर सकते हैं। तो ये तीन भाषाएं थी जो मॉरिस जोन्स के द्वारा भारतीय राजनीति के संदर्भ में कही गई है कि तीन प्रकार की भाषा है, आधुनिक है, परंपरागत है और संत महात्माओं की भाषा या सेवा की राजनीति या नैतिकता की राजनीति। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक शैली कहकर संबोधित करता है? तो इसमें लुसियन पाई, सिडनी वर्बा या डेनिस कावानाथ, ये तीनों ने ये संकल्पना नहीं दी है। और स्पाइरो के द्वारा ये कहा गया है कि राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक शैली के रूप में है। तो स्पाइरो ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक शैली कहा है। राजनीतिक संस्कृति का सीधा सा अर्थ है कि एक व्यवस्था के लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति किस प्रकार का ज्ञान रखते हैं, राजनीतिक मुद्दों के बारे में उनका क्या नॉलेज है, वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या समझ है, शासकीय जो हमारा शासकीय ढांचा है, जो हमारी शासकीय संस्थाएं हैं, जो हमारी शासन प्रणाली है, उनके बारे में उनकी क्या विचार है, उनकी क्या राय है, जिनको हम कहते हैं राजनीतिक संस्कृति। यानी कि सामान्य सी भाषा है, संस्कृति के वे पक्ष जो राजनीति को प्रभावित करते हैं उनको हम कहेंगे राजनीतिक संस्कृति। और जब राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है तो हम कहते हैं कि वह प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण कहलाती है। आगे हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की है, क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गैब्रियल आमंड ने संस्कृति का लौकिकीकरण कहा है? तो भूमिका विभिन्नीकरण को नहीं कहा है। भूमिका विभिन्नीकरण का अर्थ होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करना।
उपव्यवस्था की स्वायत्तता का अर्थ है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में उपव्यवस्थाएं होती है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्यों को संपादित करना। और विकास लक्षण समानता, क्षमता और विभेदीकरण को कहा गया लुसियन पाई की अवधारणा है। तो यह है निरपेक्षीकरण, और निरपेक्षीकरण का सीधा सा अर्थ है एक राजनीतिक व्यवस्था में जब लोग विवेकशीलता के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि तार्किकता के आधार पर अगर निर्णय लेते हैं, तो वो जो दृष्टि होगी उसको हम कहेंगे निरपेक्षीकरण, या आमंड ने उसे संस्कृति का लौकिकीकरण के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्कृति में लोगों को व्यवस्था सामान्य वस्तु के रूप में, निर्गत वस्तुओं के प्रति तो ज्ञान होता है किंतु निवेश वस्तुओं और व्यक्ति स्वयं वस्तु के रूप में उसे ज्ञान नहीं होता है? तो मैंने पहले बताया था कि राजनीतिक संस्कृति का सीधा सा अर्थ है कि लोग अपने राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, अपना जो राजनीतिक ढांचा है उसके प्रति किस प्रकार का ज्ञान रखते हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपनी भूमिका कहां रखते हैं उस राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, तो उसके आधार पर 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति है, संकीर्ण, प्रजाभावी और सहभागी। आप देखो, राजनीतिक संस्कृति के 4 भाग है। एक है व्यवस्था सामान्य वस्तु के रूप में, व्यवस्था सामान्य वस्तु के रूप में। दूसरा है निवेश वस्तुएं। तीसरा है निर्गत वस्तुएं। तीसरा है निर्गत वस्तुएं। और चौथा है व्यक्ति स्वयं वस्तु के रूप में, व्यक्ति स्वयं वस्तु के रूप में। अब आमंड ये कहता है कि इन चारों में से उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की क्या समझ है, उसके आधार पर वो राजनीतिक संस्कृतियों का निर्माण करता है। वो ये कहता है कि जो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है उसमें उसको व्यवस्था का भी ज्ञान नहीं होता है, निवेश वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होता है, निर्गत वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होता है, और स्वयं की क्या भूमिका है, व्यक्ति स्वयं एक वस्तु के रूप में, उसका भी उसको ज्ञान नहीं होता है। फिर वो कहता है कि जो प्रभावी राजनीतिक संस्कृति है, प्रभावी जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें व्यक्ति को ज्ञान तो होता है, अपने व्यवस्था के ढांचे का ज्ञान है, निर्गत वस्तुओं के रूप में भी ज्ञान है, लेकिन वो स्वयं सक्रिय होकर उसमें भूमिका नहीं निभाता है। यानी कि 2 रूप में, यहां दोनों रूपों में तो उसको ज्ञान है, वो सक्रिय है, लेकिन यहां जो उसके जो 2 रूप देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों रूपों में वो सक्रिय नहीं है। इन दोनों रूपों में व्यक्ति सक्रिय नहीं रहता है। तो जहां बस यहां निवेश के रूप में और व्यक्ति स्वयं वस्तु के रूप में, यहां उनको नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि निर्गत वस्तुओं और व्यवस्था का जो सामान्य रूप है उसके बारे में उससे पहले से पता रहता है। तो संकीर्ण संस्कृति में चारों स्तरों पर कोई ज्ञान नहीं था। जो अधीन या जो प्रजाभावी संस्कृति है
उसमें व्यवस्था का तो ज्ञान रहता है और निर्गत का भी ज्ञान रहता है, किंतु निवेश और व्यक्ति स्वयं एक वस्तु है इस चीज का उसको ज्ञान नहीं रहता है। और जहां पर सहभागी संस्कृति होती है वहां व्यवस्था का भी ज्ञान है सामान्य वस्तु के रूप में, निवेश का भी ज्ञान है, निर्गत का भी ज्ञान है, और स्वयं व्यक्ति वस्तु के रूप में होता है उसको भी उसको ज्ञान है। यानी कि पूरे राजनीतिक ढांचे का भी ज्ञान है और व्यक्ति उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका भी निभाता है। तो यहां जो आंसर होगा वो होगा प्रजाभावी, या इसको बोलते हैं अधीन राजनीतिक संस्कृति। इसको जाना जाता है अधीन राजनीतिक संस्कृति के नाम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति में व्यक्तिगत अभिमुखीकरण में कौन कौन से घटक शामिल है। अभिमुखीकरण का अर्थ है कि एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक व्यवस्था में भाग क्यों लेता है, किस कारण से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आकर्षित होता है। तो उसके अलग अलग घटक है। तो पहला जो घटक है वो है संज्ञानात्मक। इसका अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञान से, कि व्यक्ति को पता है कि व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, उनकी भूमिका क्या है, उनके क्या कार्य है। संज्ञान होना, उसका ज्ञान होना, उसकी क्या भूमिका है, क्या कार्य है। दूसरा है भावात्मक संवेग। ये जो पक्ष है ये संवेग को अभिव्यक्त करता है कि ऐसे कौन सी भावनाएं हैं, ऐसे कौन से मूल्य है जो व्यक्ति को उस राजनीतिक व्यवस्था के साथ तादात्म्य स्थापित करने पर जोर देते हैं। व्यक्ति उस राजनीतिक व्यवस्था से अपनापन महसूस करता है और भावनाओं के आधार पर व्यक्ति राजनीतिक ढांचे से जुड़ता है। ठीक है। और तीसरा है मूल्यांकनकारी। मूल्यांकनकारी का अर्थ है कि व्यक्ति मूल्यांकन करता है हर राजनीतिक घटना का, हर राजनीतिक मुद्दे का, हर राजनीतिक अवधारणा से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के बाद उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपना जुड़ाव महसूस करता है। तो ये तीनों घटक, ये जो तीनों घटक है ये शामिल है व्यक्तिगत अभिमुखीकरण में, कि कौन से घटक किस आधार पर व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ते हैं या व्यक्ति जुड़ाव महसूस करता है। क्या ज्ञान के आधार पर, या फिर भावनाओं के आधार पर, या उसके अपने मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण के आधार पर कि यह व्यवस्था कैसी है, इस व्यवस्था में यह निर्णय क्यों किया गया है, क्या यह निर्णय सही है, क्या यह निर्णय गलत है, क्या यह निर्णय ऐसा हो सकता था। तो वो मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ता है, अपना जुड़ाव महसूस करता है। तो ये तीनों घटक संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनकारी, ये तीनों व्यक्तिगत अभिमुखीकरण में घटकों में शामिल है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, ये जो हमारा आंसर है वो सही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आमंड तथा वर्मा ने संकीर्ण प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृतियों में व्यवस्थाबद्ध मिश्रित रूप को क्या कहा है। कि एक ऐसी संस्कृति, मैंने क्या कहा पहले कि भूमिका संस्कृति है या नागरिक संस्कृति है या लौकिक संस्कृति है या श्रद्धा सूचक संस्कृति है। ठीक है। भूमिका संस्कृति मतलब व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में भूमिकाओं के बारे में क्या सोचता है। लौकिक संस्कृति जिसमें निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के आधार पर, विवेकशीलता के आधार पर व्यक्ति राजनीतिक निर्णय लेता है या व्यक्ति की निर्णयशीलता जो बढ़ती है। श्रद्धा सूचक संस्कृति जहां व्यक्ति जो अपना राजनीतिक ढांचा है उस ढांचा के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, सम्मान का भाव रखता है। लेकिन आमंड और वर्मा ने जो तीनों राजनीतिक संस्कृतियां बताई है, संकीर्ण, अधीन या प्रजाभावी या सहभागी, तो तीनों के अपने गुण हैं
कि पहली संस्कृति में व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था का, निर्गत का, निवेश का, स्वयं की क्या भूमिका है, कोई ज्ञान नहीं है। दूसरी में उसको व्यवस्था का, निर्गत का ज्ञान है, लेकिन निवेश के बारे में या संयम की क्या भूमिका है, वो राजनीति में कहां तक अपना स्थान रखता है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है। तो और जो सहभागी संस्कृति है उसमें चारों स्तरों पर वो व्यवस्था का बारे में ज्ञान रखता है, उसकी निर्गतों के बारे में आस्था है, उसका निवेश के बारे में विश्वास है, और वो स्वयं सक्रिय भूमिका निभाता है। तो इन चारों का जो मिला जुला रूप है, जिसमें उसे ये जो राजनीतिक संस्कृति के जो चारों आयाम है, इन चारों आयामों का पूरा ज्ञान है और वो पूरा भाग लेता है। तो आमंड और वर्बा ने उस मिश्रित रूप को कहा है नागरिक संस्कृति, जहां पर अधीन, प्रजाभावी और सहभागी तीनों राजनीतिक संस्कृतियों के जो दृष्टिकोण है वो देखने को मिलता है। और व्यक्ति जो चर है, उन चारों स्तरों पर व्यक्ति है वो सक्रिय रहता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, आमंड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति को नागरिक संस्कृति बताए जाने का कौन विरोध करते हैं? देखो, आमंड ने यह कहा है कि तीनों संस्कृतियों को मिलाकर या उनका जो मिश्रित जो रूप है वो हमें नागरिक संस्कृति के रूप में देखने को मिलता है, नागरिक संस्कृति के रूप में। और आमंड ये कहता है कि नागरिक संस्कृति का अगर हमें सर्वश्रेष्ठ अगर उदाहरण देखना है तो वो हमें अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को देखने को मिलेगा, जहां सभी लोगों को व्यवस्था का, निवेश का, निर्गत का और स्वयं व्यवस्था में क्या भूमिका है, एक वस्तु के रूप में स्वयं की जो भूमिका हो सकती है, उसका उनके बारे में पूरा ज्ञान है। ठीक है, लेकिन आमंड ने जो ये बात कही अमेरिका के लिए, उसका इन दोनों विद्वानों के द्वारा, अरेंड लिस्पार्ट और लैम्बुक, इन दोनों विद्वानों के द्वारा विरोध किया गया है। इसमें मायरन विनर है वो शामिल नहीं है, क्योंकि मायरन विनर का जो राजनीतिक विकास का और संस्कृति का जो अध्ययन था अपना, वो भारत या जो एशिया के ये देश थे उन पे केंद्रित था। अमेरिकी व्यवस्था के बारे में मायरन विनर ने ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं दिया। तो ये दोनों विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ रूप है आमंड के द्वारा यूएसए की राजनीतिक व्यवस्था को कहा गया है, वो कहता है कि इससे बढ़िया उदाहरण तो अगर हम शामिल करते तो जो स्कैंडिनेवियन देश है, स्वीडन है, नॉर्वे है या स्विट्जरलैंड है या डेनमार्क है, ये जो देश है, इन देशों में नागरिक संस्कृति का जो मिश्रित स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप के रूप में उसको नागरिक संस्कृति कहता है, वो देखने को मिलता है। वो इसलिए ये दोनों विद्वान आमंड के इस निष्कर्ष को कि अमेरिका की संस्कृति जो नागरिक संस्कृति है वो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वो उसका विरोध करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, दो टेबल है और अलग अलग देशों की आमंड और वर्बा के द्वारा राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया और उस संस्कृति के अध्ययन के बाद उन्होंने अपने निष्कर्ष रखे थे कि किस देश में किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो श्रद्धा सूचक संस्कृति है, ब्रिटेन के जो लोग हैं, जो अपनी राजनीतिक संरचनाएं हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा रखते हैं, एक सम्मान का भाव रखते हैं, इसलिए वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है वो आज तक कायम है। परंपराओं का भी सम्मान करना,
इसलिए कहते हैं कि ब्रिटेन में किसी प्रकार का कोई लिखित संविधान नहीं है। एक तरह से शासकीय व्यवस्था है वो परंपरा के आधार पर चलती है। तो आमंड और वर्बा का ये निष्कर्ष था कि वहां पर एक श्रद्धा सूचक नागरिक संस्कृति है। और पिछले सवाल में आपने ये देखा था, आमंड ये कहते हैं कि अमेरिका में जो नागरिक संस्कृतियों का जो मिला जुला रूप है वो सर्वश्रेष्ठ रूप देखने को मिलता है, और जिसको वो सहभागी नागरिक संस्कृति के रूप में कहता है कि अमेरिका के लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के लोग हैं, उनको व्यवस्था का, निवेश का, निर्गत का, स्वयं की भूमिका का भी ज्ञान है, और वो इस बात का ज्ञान रखते हैं कि व्यक्ति उस राजनीतिक व्यवस्था में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो श्रद्धा सूचक नागरिक जो संस्कृति है वो ब्रिटेन की है। सहभागी जो नागरिक संस्कृति है वो यूएसए की है। विमुख जो राजनीतिक संस्कृति है वो इटली की है। इटली का जो प्राचीन इतिहास था उसका भी अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर प्रभाव है। और विमुख के साथ आकांक्षापूर्ण, जहां आत्मविश्वास भी है, ठीक है, और राजनीतिक संस्कृति में सकारात्मकता भी देखने को मिलती है, लेकिन उतनी सकारात्मकता और आत्मविश्वास इटली की राजनीति में नहीं है। तो आमंड और वर्मा है वो इटली की राजनीति को एक विमुख संस्कृति का नाम देते हैं, और मैक्सिको की जो राजनीतिक संस्कृति है उसको वो नाम देते हैं विमुख एवं आकांक्षापूर्ण। तो हमारा जो आंसर है पहले का, जैसे विमुख संस्कृति है वो इटली है, एक का है बी। तो इसमें से हमें सही जो कूट है उनका हमें चयन करना है कि कौन से इसमें जो आंसर है वो कौन सा सही है। तो आंसर मैंने चारों बता दिए हैं कि विमुख संस्कृति इटली में देखने को मिलती है, विमुख एवं आकांक्षापूर्ण है वो मैक्सिको में देखने को मिलती है, सहभागी यूएसए की संस्कृति है, और श्रद्धा सूचक है वो ब्रिटेन की संस्कृति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आमंड और वर्मा ने निम्न में से किस राजनीतिक संस्कृति को उदार लोकतंत्र में सबसे उपयुक्त माना है? तो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि आमंड और वर्मा अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति को एक नागरिक संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं, और नागरिक संस्कृति वो संस्कृति है जिसमें इन तीनों संस्कृतियों का मिला जुला रूप पाया जाता है। अर्थात व्यक्ति को व्यवस्था के स्तर पर, निवेश के स्तर पर, निर्गत के स्तर पर, और स्वयं की जो भूमिका है उसका उससे पूरा ज्ञान होता है। वो उस राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ये जानता है कि उसकी भूमिका किस प्रकार से है, राजनीतिक व्यवस्था में वो किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, उसकी क्या सक्रिय भूमिका हो सकती है, इसके बारे में उसे पूरा ज्ञान है। तो संकीर्ण संस्कृति चारों स्तरों पर उसे ज्ञान नहीं है, यहां पर उसे निर्गतों के बारे में और व्यवस्था के बारे में ज्ञान है, लेकिन निवेश और स्वयं की भूमिका के बारे में ज्ञान नहीं है। सहभागी में उसे चारों स्तरों का ज्ञान है, लेकिन जो मिला जुला जो स्वरूप है उसको वो कहता है कि ये तीनों संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप है वो नागरिक संस्कृति में देखने को मिलता है, और इसलिए वो नागरिक संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ नागरिक संस्कृति के नाम से संबोधित करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मायरन विनर ने भारत में किस राजनीतिक संस्कृति को परंपरा प्रधान माना है? अब हम देखते हैं कि मायरन विनर ने यह कहा कि भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति है। एक है अभिजन संस्कृति। अभिजन का हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि एक तरह से एलिट ग्रुप, सत्ता से जुड़े हुए लोग जो हमेशा राजनीतिक शक्ति के इर्द गिर्द रहते हैं, जिनकी शासन व्यवस्था के निर्णय प्रक्रिया में एक नजदीक भूमिका होती है, उसको माइनर विनर ने कहा
कि ये एक अभिजन संस्कृति का उदाहरण है। दूसरा वो कहते हैं, और वो कहता है कि इस प्रकार की संस्कृति में सामूहिक एकता देखने को मिलती है, किसी प्रकार का विरोध नहीं है, सब एक है, मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल कर सत्ता की जो शक्तियां हैं उस शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो उनमें एकता पाई जाती है क्योंकि वो एक छोटा ग्रुप है, एक अभिजन है जो राजनीतिक शक्ति के जो सत्ता है, जो सरकार है, उससे जुड़ा हुआ, उसके निकट रह रहा है। और दूसरा संस्कृति का रूप है, वो माइनर विनर ने ये कहा है, वो है जन संस्कृति, यानी कि सामान्य लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन माइनर विनर यह कहता है कि इसमें एकता नहीं है। इस संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग हैं वो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर आपस में बंटे हुए हैं, इसलिए उनमें आपस में एकता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, ये लोग संकीर्ण राजनीति भी करते हैं और जो राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक भी है, क्योंकि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो अपनी निष्ठा है, जो अपना समर्पण भाव है, वो समर्पण भाव व्यवस्था के प्रति नहीं रखकर जातिगत, क्षेत्रीय, भाषाई या धार्मिक मुद्दों के प्रति रखते हैं। इसलिए इसमें क्या है, इसमें परंपरा प्रधान है, यहां पर परंपरा, रीति रिवाज, इनको महत्व दिया गया है। इसलिए माइरन विनर की जो ये संस्कृति है, जो परंपरा प्रधान है, उसको हम कह सकते हैं जन साधारण की संस्कृति, सामान्य लोगों की संस्कृति, जो अभिजन संस्कृति से अलग है, जिसमें मतैक्य नहीं है, जिसमें सर्वसम्मति का अभाव है, जो धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक इन मुद्दों से निकटता रखते हैं और इसी कारण इसमें कुछ मुद्दों को लेकर गतिरोध या विरोध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल्टिंग पॉट की संकल्पना के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में संस्कृति संबंधी नूतन या नवीन अवधारणा क्या है? देखो, दो अवधारणाएं हैं। इजरायली जो लेखक है जेवलिन के द्वारा यह अवधारणाएं दी गई है। पहली अवधारणा है मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट का अर्थ है कोई एक बर्तन है, उसमें बर्फ रखा और बर्फ उसमें पिघल जाता है। ठीक है, यहूदी जो लेखक है, अमेरिकी यहूदी लेखक है, इजराइल के निवासी थे, उन्होंने, जिनका नाम जेवलिन है, उन्होंने ये संकल्पना दी है और वो कहते हैं कि अमेरिका में जितने भी अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोग वहां आकर बसे, संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग आकर बसे, वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी संस्कृति को अमेरिकी संस्कृति के साथ आत्मसात कर लिया। वो पिघल गए, वहीं के वहीं होकर रह गए। जैसे हमारे यहाँ पर मुगल संस्कृति है, तो मुगलों ने, बाकी जो आक्रमणकारी थे वो यहाँ आए, यहाँ से वापस चले गए। ठीक है, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया, वापस चले गए, लेकिन मुगलों ने यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। ठीक वैसे ही मेल्टिंग जो पोर्ट है, वो संकल्पना ये है कि अमेरिका में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग आकर रहे, उन्होंने अपनी जो पहचान थी उस पहचान को एक तरह से खत्म कर लिया और अपनी पहचान को अमेरिकी पहचान में शामिल कर दिया। और एक दूसरी जो संकल्पना है वो है सलाद बाउल, यानी कि एक प्लेट में अलग अलग प्रकार की सलाद है, तो उसकी अपनी अपनी एक अलग पहचान है। हम देखते कह सकते हैं कि ये इसका सलाद है, ये गाजर है, ये चुकंदर है, ये टमाटर है, जो भी हम अलग नाम से उसको पहचान सकते हैं। तो ये जो संस्कृति थी ये ब्रिटेन में थी। ब्रिटेन में जो बाहर से लोग आकर बसे, उन्होंने अपनी जो पहचान थी उस पहचान को ब्रिटिश संस्कृति के अंतर्गत समाहित नहीं किया, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। तो जेवलिन ये कहता है कि सलाद जो बाउल है वो ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है और अमेरिकी जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसको अपन मेल्टिंग पॉट के नाम से जानते हैं, वो धीरे धीरे उसमें जो नूतन अवधारणा आ रही है वो आ रही है सलाद बाउल की। अर्थात अमेरिका में भी अब क्या है, विभिन्न
संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं और अपनी जो अलग पहचान है उस अलग पहचान को वहां पर उनके द्वारा कायम रखा जा रहा है। उसमें अपनी संस्कृति की पहचान को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी है वो विरोधाभास नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईगल हार्ट के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के मापन के कितने आयाम हैं? आप राजनीतिक संस्कृति को कैसे मापेंगे कि वहां पर संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है या प्रजाभावी या अधीन राजनीतिक संस्कृति है या फिर वहां सहभागी राजनीतिक संस्कृति है, उसका आप मापन कैसे करेंगे? तो ईगल हार्ट कहता है कि 3 उसके पैरामीटर है, 3 मानदंड है। पहला है निजी जीवन की संतुष्टि। आपकी निजी जीवन में क्या आकांक्षाएं थी, चाहे वो राजनीति से जुड़ी, आर्थिक या सांस्कृतिक, जो भी अपना ढांचा था उसमें आपकी जो आकांक्षाएं थी वो किस स्तर तक पूरी होती है, उसको लेकर जो आपका जो पारस्परिक विश्वास था वो विश्वास बढ़ा है या घटा है या स्तर है या बढ़ने की संभावना है, कैसा है। और आप जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था का कितनी मात्रा तक समर्थन करते हैं, किस मुद्दे तक समर्थन करते हैं, किस मुद्दे का किस प्रकार से समर्थन करते हैं, उसके आधार पर राजनीतिक संस्कृति का मापन किया जाता है। तो ईगल हार्ट कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के मापन में ये तीनों पैरामीटर, तीनों मानदंड, तीनों मापन है वो शामिल है, तीनों आयाम शामिल है कि निजी जीवन की संतुष्टि भी शामिल है मापन में, पारस्परिक जो विश्वास है जो विभिन्न संस्कृतियों धर्म के लोगों का आपस में प्रति पाया जाता है और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को लेकर जो समर्थन दिया जाता है वो भी उसमें शामिल है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 21वां है। ये हमारा आज जो हमने एमसीक्यू देखा है उसका हमारा लास्ट सवाल है कि डेनियल एलाजार ने अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति को उप राजनीतिक संस्कृति से जोड़ा है। वो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति जिसको आमंड और वर्बा कहते हैं कि वो नागरिक संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, उसमें वो कहता है कि जो अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति है उसके 3 उप संस्कृतियां भी देखने को मिलती है। पहली है व्यक्तिगत राजनीतिक संस्कृति, इसमें राजनीति को एक बिजनेस माना जाता है और जो राजनीतिक दल है वो उन कंपनियों के समान है। जिस प्रकार कंपनियां राजनीतिक व्यवसाय में अपना व्यवसाय लाभ हानि के आधार पर संचालित करती है वैसे ही यहां पर राजनीतिक दल कार्य करते हैं। तो इसमें कंपनियों के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ अनैतिक साधन, भ्रष्टाचार हल्का सा वो सारा लिया जाता है, तो वहां पर भी राजनीतिक व्यवस्था के वो लोग करते हैं। दूसरा है नैतिकतावादी राजनीतिक संस्कृति। इसमें क्या होता है, इसमें राजनीति से सेवा की मांग की जाती है और यह माना जाता है कि सरकार जनता के कल्याण के लिए, सरकार जनता के लोक कल्याण के लिए कार्य करेगी। तो ये जो राजनीतिक संस्कृति है यह सशक्त राजनीतिक संस्कृति है, ये एक सशक्त राजनीतिक संस्कृति है। और अपने जो पहला जो ऑप्शन था ये एक तरह से कमजोर राजनीतिक संस्कृति की ओर इंगित करता है। और तीसरा जो परंपरावादी राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण है इसमें दोनों माने जाते हैं कि राजनीति सेवा का भी माध्यम है और राजनीति एक व्यवसाय भी है। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक संस्कृति जो है ये मध्यम प्रभावशाली है, ज्यादा इसको सशक्त नहीं मान सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पहले की कमजोर है कि जहां राजनीति को आप व्यवसाय मानते हैं, राजनीति एक व्यवसाय का जरिया है। तो डेनियल एलाजार ने अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में व्यक्तिगत, नैतिकतावादी और परंपरावादी इन तीनों को शामिल किया है और उसका मानना था कि नैतिकतावादी जो राजनीतिक संस्कृति है जिसमें राजनीति से सेवा की मांग की जाती है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उस अवधारणा के रूप में ये राजनीतिक संस्कृति होती है। और तीसरी जो है परंपरागत संस्कृति, उसमें दोनों रूपों को स्वीकार किया जाता है। तो जब से जो सशक्त
या सर्वाधिक प्रभावशाली जो राजनीतिक संस्कृति है वो राजनीतिक संस्कृति है अमेरिका की। राजनीतिक या जो नागरिक संस्कृति हम पढ़ रहे हैं उसके तीनों उप जो भाग किए गए हैं डेनियल एलाजार के द्वारा, उसमें है नैतिकता की राजनीतिक संस्कृति। तो ये हमारे आज के एमसीक्यू थे जो हमने सॉल्व किए हैं और इसके हमने विभिन्न पक्ष देखे हैं। साथियों, जैसे मैंने पहले कहा था वीडियो के प्रारंभ में कि परीक्षा में जो सवाल आ रहे हैं उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति, उनके आयाम, उनके पूछने का तरीका सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। तो आप जो एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार अपने आप को ढालिए। हर टॉपिक के आप दाएं और बाएं देकर आगे बढ़िए। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एग्जाम में कि आपसे जो सरल सवाल है या जो एरियाज है जहां से सवाल गलत होने की संभावना कम रहती है, अगर वहां आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। सिद्धांतों की अपनी एक सीमा है, आप या मैं कोई भी हो, जो सिद्धांत का जो पोर्शन है उसमें सभी सवालों तक पहुंचो ऐसा जरूरी नहीं है। न तो मैं कर सकता हूं, न आप कर सकते हैं, न कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर टिपिकल पेपर है तो भी उस पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेंड करने की कोशिश करिए। अगर आप सवाल कम अटेंड करते हैं तो आप प्रतियोगिता की दौर से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो आपका ये प्रयास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जहां आज के समय में कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जहां आप देखते कह दें कि ये इस सवाल का ये सही आंसर है। इतना इजी सवाल अब नहीं आने वाले हैं। तो आपकी जो अंतर्दृष्टि है वो अंतर्दृष्टि आप कॉन्सेप्ट में समझने को डेवलप कीजिए, उसके बाद है वो आंसर आप दे पाएंगे। और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मेरे सभी सवाल सही नहीं हो, बल्कि उस पेपर में मैं इतने सवाल सही करूं कि औरों से 2 या 3 सवाल मेरे ज्यादा सही हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।